हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पर, है ना। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे क्या कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म से पहले हम लोग बात किए थे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पे। तो देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व। तो पहले हम लोग ये बताते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन। तो देखो, मैं अगर बोलूँ तो ये अणुचुंबकत्व का एक छोटा रूप होता है, अणुचुंबकत्व का छोटा रूप, है ना। अणुचुंबकत्व जैसा ही व्यवहार है और ये अणुचुंबकत्व का छोटा रूप। जैसे बोलूँगा कि यह देखो, यह अणुचुंबकत्व के समान अणुचुंबकीय पदार्थ, या रुको उसको ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, वो कहलाता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। इनका जो आकर्षण है वो अणुचुंबकत्व से कम होता है ना। इनका आकर्षण अणुचुंबकत्व से भी कम होता है, अणुचुंबकत्व से कम होता है। ये लीजिए, इनका आकर्षण कैसा होता है, अणुचुंबकत्व से भी कम। तो मैं आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख देता हूं कि सबस्टेंस विच अट्रैक्ट weakly by magnetic field, है ना। यहां लिख सकते हैं this attraction is very less, या ऐसा less than the paramagnetism या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ये लीजिए, मैं ऐसा एक डेफिनेशन टाइप लिख दिया हूँ। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अणुचुंबकीय पदार्थ से भी दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं वो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इनमें जो युग्मित जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अयुग्मित होते हैं, लेकिन दो तरह के स्पिन का एक साथ कॉम्बिनेशन मिले। कैसे? जैसे ये है कि मैं बोल सकता हूं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु ये विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मन में होते हैं। देखो, इस शब्द को थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बट they are in contact with opposite spin other electron, with opposite spin other electron, ठीक है। कैसे भाई? जैसे देखोगे, मान लो मैं ऐसे बोल देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले और इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन में ऐसा है 3 इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे भी मिले। सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिले, ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमको प्रतिलौह चुंबकत्व बताता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि क्या एक ही एटम में आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे और आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जा सकते हैं क्या? तो नहीं। तो इसलिए मैंने ये बोला है कि ये युग्मन में रहते हैं। जैसे सपोज करो अगर ये कोई मेटल का है
तो ये हो सकता है कोई x माइनस का होगा। ये आपस में ऐसे युग्मन में रहेगा, ठीक है। ये मान लो n प्लस का है तो ये n माइनस का है, ऐसे युग्मन में रहता है। मतलब दो अलग अलग आयन हो सकते हैं, ये दो अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं ये, और दोनों अगर पास पास आके से युग्मन कर लिया, ये भी अनपेड ये भी अनपेड, लेकिन एक का स्पिन ऐसा एक का स्पिन ऐसा उल्टा, है ना। दो अनपेड है, दोनों के दोनों में से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर का स्पिन है, ये उल्टा स्पिन कर ले, तो दोनों जब मिलेंगे तो ये जो यो कॉम्बिनेशन है, ये रिजल्ट है, वो कहलाएगा प्रतिलोह चुंबकत्व। ठीक है क्या बात। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन, लेकिन एक ही एटम में होना असंभव है, तो ये होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ एक एटम दूसरे एटम की बात करते हैं। इसमें कौन कौन पदार्थ हैं जो इस तरह से गुण दर्शाने के लिए में सक्षम होता है, वो देखें तो यहाँ देखेंगे आयरन 3+, मैग्नीज 2+, इसके कॉमन एग्जाम्पल है। इन दोनों में देखना D5 सिस्टम है, D5, तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। तो पहले अगर मैं इसके बात करूं चुंबकत्व का, चुंबकत्व अनुचुंबकत्व से सबसे ज़्यादा लौह चुंबकत्व दूसरे नंबर में आता है, अनुचुंबकत्व तीसरे नंबर में आता है ये प्रतिलौह चुंबकत्व। ठीक है, और ये होता क्या है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, अच्छे नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके स्पिन को कैंसिल करने के लिए बाहर एक कोशिश होती रहती है ना। एक बाहर ऊपर स्पिन, ये नीचे स्पिन, हालांकि पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाता ना, जीरो होता है ये नहीं समझेंगे। अनुचुंबकीय समान बोल रहा हूँ तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो एक कैंसिलेशन लेकिन होने की कोशिश होती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर अनुचुंबकत्व के समान बोलते हैं, लेकिन अनुचुंबकत्व से थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि ये कैंसिल करने की कोशिश हो रही है, पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाता है। ठीक है, ये ऐसा एग्जांपल में आयरन 3+ है, मैग्नीज 2+ है, जो D5 सिस्टम होता है वो इसकी कैटेगरी में है। और ये भी बोला हूँ कि ये ऊपर स्पिन वाला और नीचे स्पिन वाला, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं, अलग अलग एटम हो सकते हैं, अलग अलग आयन हो सकते हैं। तो ये हमको एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करना है। ओके, नोट करें। देखिए इसके जो एक्सप्लेनेशन है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया अभी तक का बात। एक्सप्लेनेशन है या व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन या इसका व्याख्या बोलूं, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या कैसे उसको देखें। ठीक है, पहले चीज ये समझें, इनका जो प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों की जो स्ट्रक्चर है ना, जस्ट लाइक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है। इसके जो संरचना है वो किसके समान है, लौह चुंबकीय पदार्थ के समान, लेकिन चुंबकत्व तो किसके समान, अनुचुंबकीय पदार्थ के समान। देखो दो अलग अलग शब्द बोल रहा हूँ। इसकी जो संरचना है, संरचना है ना, संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ के समान होता है। किसकी संरचना, ये प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के समान। तो ऐसा लिखता है, इट्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज इक्वल टू फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, इसके जो संरचना है वो किसकी तरह होता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। कहने का मतलब मेरा क्या तात्पर्य है वो समझिए। मेरा तात्पर्य ये है कि ये भी पदार्थ बहुत असंख्य छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जो अपने आप में एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। उस छोटे भाग को बोलते हैं डोमेन, जो पीछे भी बात हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी, यह भी, ये भी असंख्य छोटे चुंबकित भाग से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे डोमेन कहते हैं, डोमेन कहा जाता है। डोमेन कहा जाता है, जिसे डोमेन कहा जाता है। ठीक है, कि ये लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सबस्टेंस आल्सो मेड बाय, सीधा लिख देता हूं डोमेन। अब डोमेन क्या है ये समझ गए हैं अपन, पीछे जानते हैं, ये भी डोमेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब डोमेन में क्या होता है उसको देखो। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है
तो हर डोमेन अपने आप को कैसे अरेंज करता है उसको देखिए। सपोज करो एक डोमेन में मैं ऐसे 4 भाग दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ इनके मैग्नेटिक मोमेंट का, ये इलेक्ट्रॉन उक्ट्रॉन नहीं है ना भाई, ऐसा एरो दिखाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। तो जैसे ही हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया, अगर ये पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है तो इसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से दिखने लग जाता है, इस तरह से। सपोज ये 2 ऊपर गए तो 2 हिस्सा नीचे भी आते हैं, ऐसा दिखाई देने लगता है। अभी रैंडम है, किसी भी दिशा में है, लेकिन अभी क्या हुआ, ये दोनों, ये देखो ये दोनों क्या हो गया ऊपर, और ये देखो उल्टा बना दिया, ये दोनों ऊपर एरो है और ये दोनों कैसे नीचे है। तो ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे एरो, ऐसे एक आधा ऊपर आधा नीचे व्यवस्थित होने की कोशिश करता है। पूरी तरह नहीं हो पाता, नहीं तो डायमैग्नेटिक नहीं हो जाता है ना, पूरी तरह नहीं होता, ये कोशिश करता है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता पूरी तरह। तो ये इस तरह से व्यवस्थित होता है। तो इसका जो असर है वो एक डोमेन में ऐसा हुआ तो कई डोमेन है अपने पास, हर डोमेन में ऐसा नजर आता है और धीरे धीरे ये बड़ा जो चुंबक है वो प्रतिलोह चुंबकत्व का प्रदर्शन करता है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल पे इसका व्याख्या करते हैं। चलो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया है। हमने बोला था युग्मन होता है। ये युग्मन कैसे, मतलब ये जो एरो है, ये जो एरो है और ये एरो जो नीचे एरो है और जो ऊपर एरो है, क्या बोला, जो नीचे एरो है और जो ऊपर एरो है, जो नीचे एरो है जो ऊपर एरो है। तो जहाँ तक मैं बात करूँ, जो नीचे एरो है और जो ऊपर एरो है, वो जो नीचे एरो और जो ऊपर एरो है, वो मैं पहली बात करूँ वो दोनों एक ही एटम में हो, ये कोई गारंटी नहीं है। वो एक से ज़्यादा एटम में भी हो सकते हैं, मतलब एक एटम में ऊपर तो एक एटम में नीचे, ऐसा हो सकता है और ऐसे ही होता है मोस्टली। तो इसको दिखाने के लिए मैं बोला था कि प्रतिलोह चुंबकत्व में एक तो दो पैरामैग्नेटिक भाग आपस में युग्मन में होते हैं। प्रतिलोह चुंबकत्व में समझिए 2 अनुचुंबकीय भाग आपस में युग्मन में होते हैं, जो इसमें एक ऊपर एक नीचे स्पिन रखता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि लौह चुंबकत्व में 2 अनुचुंबकत्व भाग युग्मन में होते हैं। युग्मन में होते हैं, क्या बोलेंगे भाई, कि इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिज्म टू पैरामैग्नेटिक पार्ट may be in coupling। अब ये थोड़ा सा मैं लिखा हूँ, 2 कपलिंग में हो सकता है, होते हैं लिख के जगह हो सकते हैं लिखते हैं, क्योंकि हमेशा हो जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। कैसे, अब उसको एग्जाम्पल से दिखाते हैं, एक आध एग्जाम्पल बनाएंगे फिर वो दिखेगा। देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड, ये एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। आप इसमें देख रहे हैं मैंगनीज +2 में है और ऑक्सीजन -2 में है। ऑक्सीजन में कोई भी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे डायमैग्नेटिक हैं, कोई भी अनप इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरी तरह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया है। लेकिन इधर आप देखेंगे, इधर ये पूरा पैरामैग्नेटिक है। अगर एक स्पीसीज को बोलो तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। तो अब कैसे करें, यहाँ तो मैं बोला था 2 पैरामैग्नेटिक कपलिंग, तो होता क्या है उसको देखें। यहाँ मैं आपको ऐसा दिखाऊं, एक मैंगनीज सपोज ये है, ठीक है, D5 सिस्टम होता है, तो मैं D5 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। दूसरा मैंगनीज, मतलब 2 मैंगनीज के बीच का कपलिंग दिखाना है, 1 2 3 4 5। और हमने बीच में ऐसा बहुत सारे ऑक्सीजन आएंगे, लेकिन हम बीच में एक ऑक्सीजन दिखा देते हैं। सपोज करो ये ऑक्सीजन का भाग है, ठीक है, O2- का भाग है। 2- मतलब यहाँ डायमैग्नेटिक का मतलब सब क्या है, एक तरह से पेड़ है। सपोज ऐसे, इस तरह से।
और यहाँ के स्पिन को देखना, मैं थोड़ा उलट के भरूंगा, इसको इधर भरूंगा, ये लीजिए, ये अप स्पिन प्लस हाफ वाला भाग है, ये माइनस हाफ वाला भाग है। इन दोनों की कपलिंग हो रही है। हालांकि कपलिंग में एक ब्रिज बन रहा है, एक ब्रिज के जरिए कपलिंग होता है। तो वहाँ नीचे में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि टू पैरामैग्नेटिक पार्ट्स कपल बाय द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। ब्रिज में इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को सपोज मैं कपलिंग कराता हूँ इसके साथ, ये देखो, ये नीचे स्पिन और ये ऊपर स्पिन हो गया इसके साथ पेयर। फिर यहाँ इसके ऊपर स्पिन और यहाँ का नीचे स्पिन, ये देखो। तो ऐसे करते हैं जितना भी इसका जो फेरोमैग्नेटिक जैसा दिख रहा था, हाई मैग्नेटिक या अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है, ब्रिज के हेल्प से। तो ऐसे ही घटना को हमको समझाना है। इसको दूसरे तरीके से और समझाते हैं, कैसे कि एक सेंटर में ऐसे गोला बना देते हैं, बीच में ऑक्सीजन का और बाहर फिर मैंगनीज का, मतलब ये और बीच का फिर ऐसा। तो ऐसा भी दिखा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। एक एग्जांपल और देता हूँ, एक एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर 2। एक हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, हाँ, एक हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे यूनिट नंबर 5 में, इनऑर्गेनिक में। उसका नाम है, हम लोग बोलते हैं उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। तो उसमें 3 होता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमरिथ्रिन, और एक होता है हीमोसानिन। हीमोसानिन, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हीमोसानिन का। हीमोसानिन करके एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ना, एनिमल्स में या जो भी है लोअर एनिमल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर का 2 भाग होते हैं, और कॉपर के 2 भाग होते हैं। यहाँ इनका जो प्रोटीन है वो रहता है, और इस प्रोटीन के जरिए ये पूरा चेन में सा फैला रहता है, आपस में प्रोटीन इसको घेरे रहता है। 2 कॉपर रहते हैं। कॉपर दोनों जब 2+ फॉर्म में रहता है तो D9 होता है सिस्टम, ये भी D9 होता है, और D9 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। लेकिन दोनों को देखोगे तो दोनों का नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, बट दोनों के बीच में कुछ गैप है और ऐसे तार से जुड़ा हुआ है। तार मतलब ये वो है प्रोटीन से जुड़ा होता है, और 2 मेटल आसपास में बीच में बिल्कुल गैप होता है, इसी में आके ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो लेकिन दोनों का जब इन्वायरमेंट देखोगे ना, तो ये जब कॉपर 2+ फॉर्म में होता है तो यहाँ D9 और यहाँ पर भी D9 होता है, लेकिन ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन नीचे, और ये कैसा हो जाता है, एंटी फेरो मैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिज्म ना बोल के इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। किसको, हीमोसाइनिन पिगमेंट को। और हीमोसाइनिन में क्या होता है, 2 कॉपर D9 सिस्टम में, ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात कर रहा हूँ, D9 सिस्टम में एक इधर स्पिन एक नीचे स्पिन, और दोनों आपस में पास आके इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया भाई, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब इस पर एक ताप का प्रभाव और बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें ताप का प्रभाव बिल्कुल एकदम डिफरेंट होता है बाकी सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस से डिफरेंट। कैसे, हमको क्या देखना है, काई के बारे में देखना है, काई और टेम्परेचर। यहाँ पर काई का वैल्यू होता है लो पॉजिटिव, लो होता है लेकिन पॉजिटिव होता है ना। ये डायमैग्नेटिक से अलग है, ये बताने के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है, पहले वो एकदम बढ़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे से वो घटता है। तो पहले बढ़ता है, और ये जो बढ़ने के बाद जिस पॉइंट पर वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको TN बोलते हैं। TN का मतलब होता है, एक साइंटिस्ट थे नील, NEIL, नील्स टेम्परेचर, जैसे क्यूरी आप बोलते हैं ना, उसकी तरह। ये नील टेम्परेचर किस चीज़ को बताता है भाई, यहाँ इधर जो वेरिएशन है वो एंटी फेरो का है, लेकिन एंटी फेरो बाद में यहाँ पर पैरा हो जाता है, पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। तो एंटी फेरो जिस ताप के ऊपर पैरामैग्नेटिकली बिहेव करने लगता है, उस ताप को नील ताप बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको पॉइंट आउट किया उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है नील ताप, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक कब तक कहलाएगा, जब तक वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। ये उल्टा चलता है भाई, इसीलिए इसका नाम एंटी है। बाकी सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के साथ घटता है, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और एक मैक्सिमम पॉइंट जाने के बाद फिर से घटने लग जाता है। तो वही है पेयरिंग, अगर ऐसा है एरो एक दूसरे के उल्टा है तो धीरे धीरे गर्म करोगे तो क्या है, धीरे धीरे वो सीधा होने लग जाएगा,
और एक समय के बाद, जैसे मैं बोलूँगा, एक समय के बाद वो पूरी तरह पैरामैग्नेटिक होने लग जाएगा। तो जो भी है हम लोग को ये जानना है कि काई का वैल्यू पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये हो गया। फिर क्या ये ऐसा बोलूँगा, आफ्टर नील टेम्परेचर, आफ्टर नील टेम्परेचर ये जो काई का वैल्यू है वो 1 बाय, काई की वैल्यू कैसे 1 बाय टी फॉलो करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले फॉलो नहीं करता। आफ्टर टीएन के बाद ही ये पैरामेट्रिक बिहेवियर क्यूरी नियम का पालन करने लग जाता है, उसके पहले नहीं। क्यूरी नियम बोलो, एक क्यूरी वीज नियम है ना, क्यूरी वीज नियम बोलूँ तो ऐसा रहेगा, क्यूरी वीज नियम को पालन करने लगता है। तो बस इसमें इतना ही, ठीक है। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में। ध्यान दें, एक लास्ट बच गया, छोटा सा है, एक ही इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा समझ लो, एक ही पेज में। जरा देखें क्या है। फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस वे हैं जो भी चुंबक से आकर्षित, ऐसे वे पदार्थ जिनका चुंबकत्व, वे पदार्थ जिनका चुंबकत्व किसके किसके बीच हो, लौह चुंबकीय चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकत्व के बीच हो, लौह चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकत्व के बीच हो। क्या बोलो भाई, वे पदार्थ जिनका चुंबकत्व लौह चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकत्व के बीच हो, फेरी चुंबकत्व पदार्थ कहलाता है, फेरी चुंबकत्व पदार्थ कहलाता है ना। क्या बोले कि सबस्टेंस हैविंग इंटरमीडिएट मैग्नेटिज्म, इंटरमीडिएट मैग्नेटिज्म बिटवीन फेरो एंड एंटीफेरो मैग्नेटिज्म, है ना। अब कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन के विवरण के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास एक सिस्टम में, या बहुत सारे डायरेक्शन ऑफ डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे मान लो ऊपर एरो आया, है ना, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जितना ऊपर स्पिन होता है उतना ही नीचे स्पिन नहीं होता, है ना। फेरोमैग्नेटिक के जैसा दिख रहा है जरूर है, आधा स्पिन ऊपर आधा स्पिन नीचे, लेकिन क्या होता है जितना बराबर में, जैसे 2 ऊपर आया तो 1 नीचे आ गया, हो सकता है 3 नीचे आ गया 1 ऊपर आ जाए। कहने का मतलब यहाँ रैंडम होता है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता। तो यहाँ मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि यहाँ लौह चुंबकत्व के जैसा तो दिख रहा है, पर ये लौह चुंबकत्व के जैसा भी है कुछ सेंस में, और कुछ सेंस में प्रतिलौह चुंबकत्व जैसा। ऐसे उल्टा देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिलौह चुंबकत्व जैसा है, ऐसा सीधा सीधा देखो तो ज़्यादा ऊपर की स्पिन है तो फिर लौह चुंबकत्व जैसा, तो ये बीच की कहलाती है ना। इसलिए इसको हम, ये इसका पहचान है कि यहाँ पर क्या शब्दों में लिख लेना इसको। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चक्रण पूर्णतः एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो पाता, है ना। विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भी हो, ऐसे लिख देना कि यहाँ भी विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, परंतु वो संख्या में बराबर न होने के कारण पूर्णतः एक दूसरे को निष्क्रिय नहीं करता और एक नियत चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। इतना लिख देंगे काफ़ी है। अच्छा, दूसरा इसका एग्जाम्पल एक फेमस है Fe3O4। Fe3O4 एक एग्जाम्पल फेमस है जिसमें ये संभव है। तो इसमें इतना ही जान लीजिए बस, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मोड़ा एक चीज़, काई क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव होता है, स्मॉल पॉजिटिव होता है बोल दूँ इसमें, और बस और कुछ नहीं करना है। इसके बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुआ है, इस पर ग्राफ राफ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इस चुंबकत्व के बाद चुंबकत्व के सारे डिस्कशन हो गए ख़त्म। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे कि अब हम चलेंगे कि चुंबकत्व में जो चुंबकीय सुग्राह्यता या ये जो काई वगैरह है उनके वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, उपकरण क्या है, उन पर चलेंगे, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण आएगा गॉय बैलेंस, है ना, गॉय तुला बोल देते हैं हिंदी में। तो उनकी बातें यहाँ पर होगी, ठीक है। तो पहले अब चुंबकत्व को यहाँ तक समेटिए, फिर हम गॉय बैलेंस पे बात करेंगे।